तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से कि हम लोगों को असल में पहचानते कैसे हैं? क्या सिर्फ उनके शब्दों से, उनके काम से या जिस तरह से वो दिखते हैं उससे? आज हम जिन विचारों पर गौर कर रहे हैं वो बीके शिवानी की एक बातचीत से लिए गए हैं, जो कहती हैं कि लोगों को पहचानने का एक कहीं ज्यादा गहरा तरीका है। बिल्कुल। और ये जो बातचीत है ये सिर्फ दूसरों को पहचानने के बारे में नहीं है। इसका असली मकसद तो मतलब ये है कि जब तक हम खुद को नहीं समझते, अपनी भीतरी दुनिया को काबू में नहीं रखते, तब तक हम बाहरी दुनिया को या दूसरों को सही मायने में समझ ही नहीं सकते। तो आज की हमारी खोज इसी विचार के इर्द गिर्द घूमेगी। हम ये समझेंगे कि लोगों की वाइब्रेशन या तरंगों को महसूस करने का क्या मतलब है। हम संस्कार के कॉन्सेप्ट को खोलेंगे, भीतरी और बाहरी दुनिया के रिश्ते को परखेंगे और आखिर में इस विचार पर बात करेंगे कि हम अपनी ही दुनिया के शासक कैसे बन सकते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किसी मतलब रहस्यमयी शक्ति के बारे में नहीं है। ये आत्मनियंत्रण का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। मूल विचार यह है कि अगर आप दुनिया को समझना चाहते हैं तो शुरुआत खुद से करनी होगी। चलिए तो फिर इस बात को खोलते हैं। बातचीत की शुरुआत इस विचार से होती है कि लोग वो नहीं होते जो वो दिखते हैं या जो उनके बारे में कहा जाता है। उनकी असली पहचान तो उनकी नीयत, उनकी भावनाओं और उनके विचारों से होती है। लेकिन सवाल यही है कि किसी के अंदर चल रही इन चीजों को हम देखें कैसे? और यहीं पर वो वाइब्रेशन का विचार आता है। ये सुनने में थोड़ा शायद अजीब लग सकता है, लेकिन सोर्स के मुताबिक हम हर किसी की एक ऊर्जा या वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं, जिससे पता चलता है कि उनके शब्दों के पीछे की सच्चाई क्या है। ये वाइब्रेशन वाली बात, ये सुनने में थोड़ी रहस्यमयी लगती है। क्या सोर्स में ये बताया गया है कि ये असल में है क्या? क्या ये किसी की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने जैसा है या उससे कुछ ज्यादा गहरा है? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। सोर्स के मुताबिक ये एक तरह की ऊर्जा को महसूस करना है जो शब्दों के पीछे होती है। सोचिए, कभी-कभी कोई आपसे बहुत अच्छी मीठी बातें कर रहा होता है, लेकिन आपको अंदर से कुछ ठीक नहीं लगता, एक बेचैनी सी होती है। हाँ, होता है ऐसा। सोर्स का कहना है कि यही वो वाइब्रेशन है जिसे आपकी बुद्धि पकड़ रही है। आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है कि शब्द और ऊर्जा में मेल नहीं है। अच्छा, तो ये एक तरह की इंट्यूशन या सहज ज्ञान की बात हो रही है। और बातचीत में ये भी कहा गया है कि बुद्धि को सही गलत का फैसला 1 सेकंड में कर लेना चाहिए। तो मतलब जोर इस बात पर है कि ये कोई लंबा चौड़ा विश्लेषण नहीं है, बल्कि एक बहुत तेज, लगभग तुरंत होने वाला एहसास है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक शर्त है। हम दूसरों के वाइब्रेशन तभी सही से पकड़ सकते हैं जब हमारी खुद की वाइब्रेशन शांत और स्थिर हो। अगर हमारे अपने ही मन में उथल-पुथल मची है, तो हम बाहर से आने वाले संकेतों को कैसे पढ़ेंगे? सही बात है। ये ऐसा है जैसे तूफानी समुद्र में आप किसी छोटी सी नाव को देखने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, नामुमकिन है। नामुमकिन है। तो अगर हमें दूसरों की वाइब्रेशन को सही सही समझना है, तो पहले अपनी वाइब्रेशन को स्थिर और शांत करना होगा। और सोर्स के मुताबिक हमारी वाइब्रेशन सीधे तौर पर हमारे संस्कारों से जुड़ी होती हैं। चलिए समझते हैं कि ये संस्कार क्या हैं और सोर्स इन्हें कैसे देखता है। यहाँ संस्कार शब्द को समझना बहुत जरूरी है। ये हमारे कल्चर वाले मतलब पूजा पाठ वाले संस्कार नहीं है। यहाँ इसका मतलब है हमारी आदतें, हमारे सोचने का पैटर्न, हमारी हर स्थिति में पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया। जैसे कंप्यूटर की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, वैसे ही हमारे मन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं। यह बहुत अच्छा उदाहरण है, मन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स। तो बातचीत में इन संस्कारों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक तरफ है आत्मा के मूल संस्कार, पवित्रता, शांति, शक्ति, सुख, प्रेम, ज्ञान और आनंद। ये 7 मूल संस्कार बताए गए हैं। और दूसरी तरफ वो संस्कार हैं जिनसे हम आजकल ज्यादातर परिचित हैं। तनाव, चिंता, गुस्सा, दुख, ईर्ष्या, और ये लिस्ट तो खैर काफी लंबी है। ये 7 मूल संस्कार, पवित्रता, शांति, शक्ति, ये काफी आदर्श लगते हैं। क्या सोर्स ये बताता है कि ये हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से मौजूद है या इन्हें हमें मेहनत करके डेवलप करना पड़ता है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। सोर्स की मान्यता ये है कि ये आत्मा के मूल स्वाभाविक गुण हैं। जैसे आग का गुण गर्मी है और पानी का शीतलता, वैसे ही आत्मा का मूल गुण शांति और प्रेम है।
गुस्सा, तनाव या चिंता, ये सब वो बाहरी परतें हैं जो हम जीवन के अनुभवों, आदतों और गलत धारणाओं से अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं। मतलब हम अपनी ओरिजिनल फैक्ट्री सेटिंग से दूर हो गए हैं और मूल विचार ये है कि हर स्थिति में कौन सा संस्कार इस्तेमाल करना चाहिए, इसका नियंत्रण हमारे पास होना चाहिए। सोर्स में कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो हम सब अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं। मुझे शांत रहना चाहिए था पर मुझे गुस्सा आ गया, या मुझे निडर रहना था पर मैं डर गया। इसका मतलब साफ है कि हमारी भीतरी दुनिया पर हमारा नियंत्रण नहीं है, हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स बदल गई हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो यहाँ भीतरी दुनिया और बाहरी दुनिया के बीच का फर्क साफ दिखता है। बाहरी दुनिया, जैसा कि सोर्स बताता है, हमारे नियंत्रण में है ही नहीं। ट्रैफिक, मौसम, दूसरे लोगों का व्यवहार, आर्थिक हालात, ये सब दिन ब दिन और भी अनिश्चित होते जा रहे हैं। तो तर्क ये है कि अगर बाहरी दुनिया पहले से ही अनियंत्रित है और हमारी भीतरी दुनिया भी हमारे नियंत्रण में नहीं होगी, तो जीवन बहुत मुश्किल और दुखदायी हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ भीतरी दुनिया, यानी हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे संस्कार हमारे नियंत्रण में आ जाएं, तो बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, जीवन सुंदर हो सकता है। हाँ, और ये धारणा हमारी भाषा में, हमारी बातचीत में बहुत गहराई तक घुसी हुई है। सोर्स में कुछ ऐसे वाक्य इस्तेमाल किए गए हैं जो हम रोज बोलते हैं बिना सोचे समझे, जैसे कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया, हाँ, या मैं उसकी वजह से परेशान हूँ, या फिर इसका उल्टा, आज मैं उसके कारण बहुत खुश हूँ। और एक और बहुत आम उदाहरण, उस जगह पर जाकर मुझे शांति मिली। ये भाषा क्या साबित करती है? ये साबित करती है कि हमने अपनी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल दूसरों के या बाहरी हालात के हाथ में दे दिया है। सोर्स इसे एक बहुत बड़ी गलतफहमी कहता है, जो जीवन को एक रोलर कोस्टर बना देती है। मतलब एक रोलर कोस्टर की तरह, है ना? अनियंत्रित चीजों पर निर्भर हो जाती है। एक मिनट, ये कहना कि हमारी भीतरी दुनिया बाहरी दुनिया से नहीं बनती, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? अगर कोई ट्रैफिक में घंटों से फंसा है या ऑफिस में बॉस ने बिना वजह डांट दिया, तो शांत रहना वो तो लगभग नामुमकिन लगता है। क्या सोर्स इस रोजमर्रा की चुनौती पर कुछ कहता है? बिल्कुल, और यही इस बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सोर्स ये नहीं कहता कि बाहरी घटनाओं का हम पर कोई असर नहीं होना चाहिए या हमें पत्थर बन जाना है। वो कहता है कि घटना बाहर घटेगी, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया क्या देनी है, ये चुनाव हमारा होना चाहिए। बॉस का डांटना एक बाहरी घटना है, लेकिन उस पर गुस्सा करना, दुखी होना या शांत रहकर स्थिति को समझना, ये 3 अलग-अलग भीतरी प्रतिक्रियाएं हैं और चुनाव हमारे हाथ में है। अभी हम ये चुनाव बेहोशी में करते हैं, आदत से करते हैं। हमें इसे होश में आकर करना सीखना है। बातचीत में एक और बड़ा दिलचस्प किस्सा है जो दिखाता है कि ये गलतफहमी कितनी गहरी है। जब घर में सब बहुत खुश होते हैं, हंस खेल रहे होते हैं, तो कोई बड़ा बुजुर्ग कह देता है, अरे इतना मत हंसो, नजर लग जाएगी। हाँ, बिल्कुल। ये कितनी अजीब बात है कि हम अपनी ही खुशी से डरने लगते हैं, जैसे उस पर हमारा कोई हक ही नहीं और कोई बाहरी शक्ति उसे छीन लेगी। ये हमारी कंडीशनिंग को दिखाता है। इसी सोच को जड़ से बदलने के लिए सोर्स एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव सुझाता है। एक समीकरण को मतलब उलटने की बात करता है। हाँ, और वो बदलाव ये है, हमारे संस्कार हमारा संसार बनाते हैं और हमारे कर्म हमारा भाग्य बनाते हैं। इसका उल्टा सच नहीं है। भाग्य हमारे कर्म नहीं बनाता और संसार हमारे संस्कार नहीं बनाता। ये एक क्रांतिकारी विचार है अगर हम इसे सच में अपना लें। इसका मतलब है कि अपनी दुनिया और अपना भाग्य बनाने की ताकत हमारे अंदर है। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर हमने सालों से अपनी भावनाओं का रिमोट दूसरों को दे रखा है, तो उसे वापस कैसे लें? हम अपनी भीतरी दुनिया को नियंत्रित करना शुरू कैसे करें? सोर्स का सुझाव है कि बड़ी-बड़ी छलांगे लगाने की बजाय छोटी-छोटी चीजों से शुरुआत करें। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। जैसे बातचीत में बहुत सरल उदाहरण दिए गए हैं। उन्होंने खिलाया तो मैंने खा लिया जबकि मेरा पेट भरा हुआ था। या उन्होंने पार्टी में बुलाया, मेरा मन नहीं था, फिर भी मैं चला गया। यह धीरे-धीरे अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने के बारे में है। छोटी-छोटी बातों में विनम्रता से ना कहना या अपनी पसंद से चलना, ये एक अभ्यास है। ये हमारे मन को संदेश देता है कि बॉस कौन है। और फिर एक प्रैक्टिकल चुनौती दी जाती है। क्या कोई इस बात की गारंटी ले सकता है कि अगले 1 घंटे चाहे कुछ भी हो जाए वो शांत रहेगा? ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल है, इसलिए छोटी शुरुआत करने को कहा गया है। जैसे कि एक अभ्यास के तौर पर ये तय करना,
आज ऑफिस में सामने वाला चाहे जैसे भी बात करे, हम प्यार और सम्मान से ही जवाब देंगे। ये एक बहुत ही ठोस और करने लायक अभ्यास है। ये हमारी इच्छा शक्ति की एक छोटी सी कसरत है। और यहीं पर शासक और गुलाम की तुलना को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। सोर्स कहता है कि जब कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है, गुस्सा करता है, तो वो उसका संस्कार है। उस पल में वो अपनी कमजोरियों का, अपने गुस्से का गुलाम है। और जब हम उसके गलत व्यवहार पर गुस्से से ही प्रतिक्रिया देते हैं, तो हम सिर्फ अपनी कमजोरी के नहीं, बल्कि उसकी कमजोरी के गुलाम बन जाते हैं। सही बात है। उसने एक बटन दबाया और हम उसके मन मुताबिक नाचने लगे। नियंत्रण उसके हाथ में चला गया। सोर्स में एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य है जो इस स्थिति में खुद को याद दिलाने के लिए है। अगली बार जब कोई आपको उकसाए, तो 1 सेकंड रुककर खुद से कहें, मैं इस व्यक्ति का गुलाम बन रहा हूं। यह एहसास ही बहुत कुछ बदल सकता है। वे आए, उन्होंने हमारे मूल शांत स्वभाव से हमें भटकाया और चले गए, और हम घंटों तक परेशान रहते हैं। तो गुलाम कौन हुआ? खाने का एक सरल उदाहरण भी दिया गया है जो इस बात को और साफ करता है। जब हम सब साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तो जिसको जो पसंद है वो वही खाता है। कोई किसी और की पसंद का खाना सिर्फ इसलिए नहीं खाता क्योंकि वो सामने रखा है। अगर हम इतनी आसानी से अपनी पसंद का खाना चुन सकते हैं, तो अपनी पसंद का व्यवहार, अपनी पसंद की भावना क्यों नहीं चुन सकते? ये सवाल सीधे हमारी इच्छा शक्ति और हमारे चुनाव करने की क्षमता पर चोट करता है। हम ये मानने लगे हैं कि भावनाओं पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं है, वो तो बस आ जाती हैं। सोर्स इस धारणा को चुनौती देता है। बातचीत में बच्चों का उदाहरण भी है जो दिखाता है कि बाहरी दुनिया कैसे हमारे हाथ से निकल रही है। बताया गया है कि आज के बच्चे माता पिता के नियंत्रण में नहीं है। इसकी तुलना पुरानी पीढ़ी से की गई है, जब माता पिता की एक नज़र ही काफी होती थी, और आज जब बच्चे सुनते नहीं हैं। यह बाहरी नियंत्रण के कम होने का एक प्रतीक है। और इसे बहुत खूबसूरती से हमारे मन से जोड़ा गया है। सोर्स एक बहुत अच्छी तुलना करता है। आपका मन आपके अंदर का बच्चा है। अच्छा। जैसे हम एक जिद्दी बच्चे को प्यार से, दृढ़ता से, अनुशासन सिखाते हैं कि ये करो, ये मत करो, क्या सही है, क्या गलत है, वैसे ही हमें अपने मन को भी सिखाना होगा। तो मन का चंचल होना कोई इसका स्थायी गुण नहीं है। ये सिर्फ ये दिखाता है कि वो अनुशासित नहीं है, और उसे अनुशासित करना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। हम अक्सर कहते हैं, क्या करूं, मेरा मन ही नहीं मानता। ये ऐसा है जैसे कोई माता पिता कहें, क्या करूं, मेरा बच्चा ही नहीं मानता। ये जिम्मेदारी से भागना है। बिल्कुल। और ये जिम्मेदारी हम इसलिए नहीं निभा रहे क्योंकि हम उस पुरानी गहरी गलतफहमी में जी रहे हैं कि बाहरी दुनिया हमारी भीतरी दुनिया को नियंत्रित करती है। जिस दिन हम इस समीकरणों को पलट देंगे, उसी दिन हम अपने मन रूपी बच्चे को अनुशासित करने की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देंगे। तो इन सब बातों का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो कुछ मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली, दूसरों की सच्ची समझ उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनकी ऊर्जा या वाइब्रेशन को महसूस करने से आती है, और ऐसा करने के लिए खुद के मन का शांत होना पहली शर्त है। दूसरी, एक सुखी और सुंदर जीवन का राज अनिश्चित बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश में नहीं, बल्कि हमारी अपनी भीतरी दुनिया, हमारे विचारों, भावनाओं और संस्कारों में महारत हासिल करने में है। असली खेल हमारे अंदर है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, हमें उस विश्वास को बदलना होगा कि बाहरी दुनिया भीतरी दुनिया बनाती है, और उसकी जगह ये अपनाना होगा कि हमारे संस्कार हमारा संसार बनाते हैं। सत्ता का केंद्र बाहर से अंदर लाना होगा। और इस सब का अंतिम लक्ष्य है अपनी भीतरी दुनिया का शासक बनना, गुलाम नहीं। यह सिर्फ व्यक्तिगत शांति के लिए नहीं है। सोर्स का दावा है कि जब एक व्यक्ति अपने मन का शासक बनता है, तो उसके कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं। और क्योंकि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं, तो एक व्यक्ति के बदलने से पूरे परिवार का भाग्य बदल सकता है। तो सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। सोर्स कहता है हमारे विचार हमारी दुनिया बनाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर हम इसे एक प्रयोग की तरह देखें, तो आज दिन के बाकी हिस्से के लिए ऐसा कौन सा एक छोटा सोचा समझा विचार चुना जा सकता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो हमारे आसपास की छोटी सी दुनिया पर क्या असर डालता है। शायद सिर्फ ये विचार कि आज मैं शांत रहूंगी, या आज मैं हर किसी में अच्छा ही देखूंगी। देखते हैं ये छोटा सा बदलाव क्या बनाता है।